हम आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि गंदगी के कारण जो बीमारी फैलती है, औसत एक गरीब को 7,000 रुपए का खर्च आता है। अगर हम और स्वच्छता की जिम्मेवारी हम सबकी ज्यादा है, और अगर गरीब का औसत एक गरीब का और 5 का परिवार है तो 35,000 रुपया। स्वच्छता का बीच दूसरा संबंध हमारे नारी के सम्मान के साथ है। आज भी गांव में मां बहनों को खुले में शौच जाना पड़े, अंधेरा का इंतजार करना पड़े। इस तरफ उस तरफ का मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारी माताओं बहनों के सम्मान का है, उनको जीने का एक अधिकार देने का है। और इसलिए स्वच्छता, जब उन चीजों को याद करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये हमें करना होगा। बालिकाएं स्कूल छोड़ देती है, पढ़ाई छोड़ देती है, क्यों? एक प्रमुख कारण ध्यान में आया, और वो कारण ये था कि स्कूल में गर्ल चाइल्ड टॉयलेट नहीं है। सवाल किसी को दोष देने का नहीं है, इस समस्या का समाधान खोजने का है। और इसलिए स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाया है। तो मैं, ये 3 चीजें मेरे मन को हमेशा आंदोलित करती हैं। और सिर्फ स्वच्छता अभियान ये कोई उद्घाटन समारोह नहीं है, ये निरंतर करने का काम है और हम सबको करने का काम है। हम में से कोई नहीं है जिसको गंदगी पसंद है, लेकिन स्वच्छता का आरंभ मुझे करना चाहिए, उस पर हम जागरूक नहीं है। क्या 125 करोड़ देशवासियों को इस काम में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? और मुझे खुशी हुई, कल सुप्रिया जी ने अपने भाषण में कहा था कि एक अच्छा अभियान है, हम एमपी कैसे जुड़े। सामने से उन्होंने पूछा हाउस में, हम कैसे जुड़े। मैं मानता हूं हमें जो एमपी लेड फंड मिलता है, और हमें कल्पना नहीं है कि जन सामान्य इस काम को कितना पसंद करता है। मुझे एक मीडिया ग्रुप के लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि हमने केदारनाथ की कैलेमिटी में काम किया, धन संग्रह किया, हमें 4 करोड़ रुपए मिला। हमने गुजरात में भूकंप हुआ, हमने काम किया, लोगों ने हमको 3 करोड़ रुपया दिया। लेकिन अभी हमने स्वच्छता को लेकर के हमारे टेलीविजन के माध्यम से अभियान चलाया, हमें लोगों ने 400 करोड़ रुपए दिए। हाँ, और हम राजनीति में हुए उन लोगों से मैं कहूंगा, अगर आप वोट के हिसाब से भी करते हैं तो समाज को ये बहुत ही मनपसंद काम है, और अगर समाज नीति से करते हो तो इससे बड़ा स्वांतः सुखाई कोई काम नहीं हो सकता है। और इसे नाम ये रहे वो रहे, इससे ऊपर उठ करके समस्या न रहे, उस पर हम केंद्रित करेंगे तो मैं समझता हूं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कल एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं, 80 घाट सफाई करने गए थे, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं कि रोऊं, इसलिए कि आदरणीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे कि केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। और दूसरा, करीब 3 महीने से 80 घाट की सफाई चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गंदगी होगी जिस 80 घाट को लेकर के वाराणसी की पहचान है। मैं आपका आभारी हूं। और लोहिया जी, मैं मानता हूं मुलायम सिंह जी की बात को,
लोहिया जी स्वच्छता का आंदोलन चलाते थे। आप लोहिया जी की कोई भी बात देखेंगे तो स्वच्छता के लिए देश में महात्मा गांधी के बाद पूरी ताकत से आवाज उठाई हो तो लोहिया जी ने उठाई थी। और मैं मानता हूं कि क्योंकि लोहिया जी ने उठाई थी इसलिए मोदी जी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लोहिया जी ने अच्छी बात कही है तो मोदी जी ने भी उस रास्ते पर चलने में गर्व करना चाहिए। और इसलिए कितना कूड़ा कचरा हुआ होगा कि इतने समय के बाद भी सफाई नहीं हो रही। आपको हैरानी होगी, हमारी विदेश में एम्बेसीज, हमारी सुषमा जी ने सभी देशों को चिट्ठी लिखी एम्बेसीज को, ये स्वच्छता अभियान भारत में शुरू हुआ है, आपकी एम्बेसी का हाल जरा देखो। और मुझे जो एम्बेसी से फोटोग्राफ आए हैं कि एम्बेसी के पहले हाल क्या थे, अब क्या है। जहां हमारे लोग रहते थे वहां गंदगी के ढेर थे, कागज पानी में भीग करके पत्थर से बन गए थे। सरकारी दफ्तरों में व्यवस्था नहीं है, क्या है? स्वभाव नहीं है। और इसलिए एक पवित्र काम है जिस काम के लिए हम लगे हैं, और ये काम इस सरकार का, इस सरकार के मुखिया का नहीं है, ये काम 125 करोड़ देशवासियों का है। आपने जिस नाम से इस काम को बढ़ाया मैं उसका भी अभिवादन करता हूं। आपने अब तक जो किया मैं उसका अभिवादन करता हूं। इन चीजों में विवाद का विषय नहीं हो सकता है। और लाल किले पर से ये कहने का सामर्थ्य मुझ में था। मैंने कहा था ये देश अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे, अब तक जितनी सरकारें रही हैं, उन सबके योगदान से आगे बढ़ा है। लाल किले की प्राची से भारत की सभी सरकारों की बात की। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, 9 महीने में हमने आकर के सब कर लिया है, ऐसा दावा करने वाले हम नहीं हैं। और नहीं हम ये बात मानते हैं कि देश 1947 15 अगस्त को पैदा हुआ था। ये देश हजारों साल की विरासत है। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने, किसानों ने इस देश को बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, देश सरकारें नहीं बनाती। देश जनता जनार्दन के सामर्थ्य से बनता है, जनता जनार्दन की शक्ति से बनता है। और राष्ट्र अपनी चीती से चलता है, अपनी फिलॉसफी से चलता है। आइडियोलॉजी आती है और जाती है, बदलती रहती है। मूल तत्व देश को चलाता है, और भारत का मूल तत्व है एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। भारत का मूल तत्व है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भारत का मूल तत्व है। सबकी भलाई की बात यहां होती है। और इसलिए ये देश आज जहां भी है, सरकारें आएगी, जाएगी, बनेगी, बिगड़ेगी, देखिए इसके आधार पर जो कुछ लोगों को लगता है कि आप दिल्ली में आपका क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश में अलग अलग चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, पंचायतों के, नगर पालिका के, महानगर पालिका के। क्या हुआ था? असम इतना भव्य विजय हो रहा है, क्या हुआ जी? पंजाब, राजस्थान, क्या इसी का हिसाब लगाएंगे क्या? बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर यही बात है, इतना लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर के मैदान में गए थे, हिस्ट्री में कांग्रेस की इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी। इतिहास में इवन आपातकाल इतना भयंकर संकट था, लेकिन कांग्रेस के हाल इतने बुरे नहीं हुए थे जितने इस बार हुए। अगर एक्ट के कारण आप जीतने वाले होते और किसानों को पसंद आया होता तो आप जीत जाते। और इसलिए कृपा करके आप वो तर्क बोलने के लिए ठीक लगता है, उस तर्क से आप सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें
समस्याओं का समाधान खोजना है, यहां पर मंथन करके रास्ते खोजने हैं। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं, और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है, और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। कभी कभार भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है, और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करे, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं में ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं, और हम तो, मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे, और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर के तय करेंगे, नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार जा सकता है। क्या देश में कोई समस्या ऐसी नहीं है जो राजनीतिक विवादों से परे हो? क्या देश में ऐसी कोई समस्या न हो सकती है जो तू मैं से बाहर निकल करके समस्याओं के समाधान के रास्ते खोज सके? भ्रष्टाचार एक समस्या है, और उसका उपाय जो शासन में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट चलाएं। और जब पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है
नीति आधारित व्यवस्थाएं होती हैं तो ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि परमात्मा ने हम सबको इतनी बुद्धि दी है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे कि जिसमें कोई कमी ही न रहे। मनुष्य का इतना तो सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है आज समस्या ना हो लो कि 5 महीने के बाद 5 साल के बाद उभर करके आए, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया रहे। और जब मिनिमम ग्रे एरिया रहता है तब ये बात तय होती है कि जो अफसरशाही है उसको इंटरप्रिटेशन करने का अवसर ही नहीं रहता है, प्रायोरिटी करने का मौका नहीं मिलता है। और हमारी कोशिश है कि सरकारें पॉलिसी ड्रिवन हो। इंडिविजुअल के बीम के आधार पर देश नहीं चल सकता है, न सरकारें चल सकती है। और भारत के संविधान के दायरे में सब चीजें होनी चाहिए और तब जाकर के समस्याओं के समाधान होते हैं। उदाहरण के स्वरूप कोयले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स। जब सीएजी ने रिपोर्ट दी तो लिखने वालों को भी लगता कि इतना तो नहीं हो सकता यार। पहले कभी 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, लेकिन 1,86,000 करोड़ तो देश भी चौंक गया था। राजनीति में बोलने के लिए काम तो आता था, लेकिन फिर भी मन में होता था नहीं यार 1,86,000 करोड़ तो कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब कोयले का आवंटन हुआ, 204 माइंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अभी तक तो 18 या 19 का ऑक्शन हुआ है और उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर यही 204 जब हो जाएगी तो सीएजी ने जो सोचा था उससे भी बड़ी आय इस ऑक्शन में से आने वाली है। उस समय जीरो थियरी चली थी, जीरो थियरी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये जिनके समय हुआ उनको क्या करना चाहिए, वो मेरा विषय नहीं है, वो आप जाने, आपका परमात्मा जाने। लेकिन अगर हम इस दिशा में चलते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते खोजे जा सकते हैं और रास्ते खोज करके, और ये सीधा सीधा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है जिसमें भ्रष्टाचार का अवसर कम होता जाए। और इसके लिए आप उत्तम से उत्तम सुझाव दें। इस विषय को लेकर के मेरा समय मांगेगा तो मैं आपको समय दूंगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप भी हमें गाइड कीजिए कि भाई इस भयंकर समस्या से निकलने के ये रास्ते हैं 4। शासन व्यवस्था देखेगी उसको, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस बदी से देश को हम मुक्त कराएं और हम मान के चलें कि हो क्या रहा है। यहां पर अधिकतम आदरणीय सदस्यों ने काले धन की चर्चा की है। जिस काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे, काले धन की बात आते ही मुंह पे रंग बदल जाता था। उनके मुंह से जब आज काले धन की चर्चा सुनता हूं तो मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकती। और मैं मानता हूं हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है तो यह है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए कहा था काले धन पर। सुप्रीम कोर्ट का के सम्मान करने से हम चूक गए। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के लिए एसआईटी बनाने के लिए कहा था तो बिना समय बिताए हम काले धन के लिए एसआईटी बना देते? 3 साल तक हमने एसआईटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बनाई।
नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया काले धन के लिए एसआईटी। काले धन की बात आती है तो स्विस बैंक की चर्चा आती है। मैं श्रीमान अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कानूनों का अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया और स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण जानकारियां हमें एक्सचेंज करने के लिए उनको राजी कर लिया और उसके कारण अब वहां की बैंकों की जो जानकारियां हैं वो पाने का हमारे लिए रास्ता खुला है। मैं वित्त मंत्री जी को अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, G20 समिट में आप भी जाते थे, हम तो पहली बार गए। हमारे लिए तो कईयों के चेहरे भी पहली बार देखने का अवसर आया था। हमने G20 का क्या उपयोग किया? G20 समिट के अंदर जो संयुक्त डिक्लेरेशन हुआ उसमें हमने आग्रह किया कि ब्लैक मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इसके खिलाफ G20 ने जिम्मेवारी के साथ कदम उठाना चाहिए और उसमें हम सहयोग करेंगे और काले धन को रोकने के लिए हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हम मिलकर के जिसको दबाव डालना है डालेंगे। इसका निर्णय G20 समिट में करवाया। हमारी कोशिश और इस रास्ते से हम भटकने वाले भी नहीं हैं, हटने वाले भी नहीं हैं और कोई इससे बचेगा नहीं, मैं आपको कह के रखता हूं। और कृपा करके कोई ये ना कहे कि हम विंडिक्टिव थे इसलिए किया है। हम वादा करके आए। वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि सब राजनेता हो, लेकिन जिसने भी किया है देश का तो नुकसान किया ही किया है और इसलिए उसके संबंध में सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। उनके बजट से ज्यादा रुपया उनके सामने पड़ा होगा, यहां तक पहुंच पाएंगे। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को मजबूत करने का तरीका है कि नहीं है? अभी हमने 42% फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करके हम दे रहे हैं, जबकि फाइनेंस कमीशन एक मत नहीं है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर के अंदर भी डिस्प्यूट है। हम उसका फायदा उठा सकते थे, हम नहीं उठाना चाहते क्योंकि हमारा तत्वतः हमारा कमिटमेंट है कि राज्य समृद्ध होने चाहिए, राज्य मजबूत होने चाहिए। 42% देना, ये अमाउंट छोटी नहीं है। जब अमाउंट आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, इतना सारा रुपया आया है। कुछ राज्यों के पास तो तिजोरी की साइज नहीं है इतने रुपये रखने। इतना ही नहीं, उसके उपरांत पंचायतों के लिए अलग, नगर पालिकाओं के लिए अलग, महानगर पालिकाओं के लिए अलग। इतना ही नहीं, डिजास्टर होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए अलग। ये सब में मिलाऊं ना तो करीब करीब 47-48% जाता है। और आजादी के बाद पहली बार ये जान करके आपको भी आनंद होगा और शायद उन राज्यों में बैठे हुए हमारे मुखियाओं को भी मैं कहता हूं, शायद उनका भी ध्यान नहीं होगा। आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास खजाना है, उस पूरे खजाने का टोटल लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा 62% खजाना राज्यों के पास है, 38% खजाना भारत सरकार के पास। पहली बार देश में उल्टा क्रम हमने किया है कि दिल्ली सरकार का खजाना हमने कम किया है, राज्यों का खजाना भरा है। हमारा मानना है कि राज्यों को हमने ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को विकास के लिए अवसर देना चाहिए और उस काम को हम कर रहे हैं और राजनीति से परे होकर के कर रहे हैं। इसका दल उसका दल झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं। और उसी को लेकर के हम चलते हैं।
आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घुलता चला जा रहा है और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है? मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं। उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं, वो सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे। उस समय मेरा जो भाषण है, और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था, क्या आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा था, आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। पटना के गांधी मैदान में बम बंदूक और पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है, और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के बयानबाजी कर करके आप नहीं बोलो। रंजीता जी, और इसलिए भारत को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये बात साफ है, यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं। और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है, ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है, वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है, वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है, किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा कमिटमेंट क्या है, वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है,
125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति हमारा तत्व ज्ञान रहा। ट्रूथ इज वन, सेज कॉल्स इन अ डिफरेंट वे। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं, यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है। गुरु नानक देव ने कहा है, सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई। सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई, पेख पेख नानक बिगसाई। The one God pervades within all, beholding him in all, नानक in delighted। ये हमारा तत्व ज्ञान रहा है, ये हमारी परंपरा रही है। और इसलिए हम जब हम वो लोग हैं जहां पर तेन तख्ते ने भूंजी था, तेन तख्ते ने भूंजी था, इसी मंत्र को लेकर के काम करने वाले हम लोग हैं। और इसलिए जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए और आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि सबका विकास करना है। और मैं फिर एक बार जिन महानुभावों ने विचार रखे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो उत्तम बातें आपके माध्यम से आई हैं उसको भी परीक्षण करके देश के हित में कहां लागू किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ। खड़गे साहिबान, सावकाश। हरू करा लोकल आहे का? बहुत बहुत धन्यवाद। यस, धन्यवाद। इस बात पे कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा भाषण उन्होंने दिया है। और भाषण से पेट नहीं भरता, और भाषण नहीं, वो तो भाषण की कला जानते हैं और शब्दों का प्रयोग किस वक्त कैसा करना ये भी जानते हैं। पूरा होने के बाद दोबारा होता नहीं ना। नो, एक मिनट, जस्ट पूरा हो गया। You have any clarification? नहीं, कुछ क्लैरिटी जस्ट आई एम ब्रिंगिंग टू हिज नोटिस। जस्ट ये देखिए, मनरेगा जैसा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी, मनरेगा जैसा कार्यक्रम जो है, जिसका आपने बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि ये गरीबों के हित में ये प्रोग्राम है, उसका मजाक उड़ाने का ये तरीका ठीक नहीं है। और आपने ये कहा, आपने ये कहा कि ये आपका स्मारक है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये ठीक नहीं। अगर ये स्मारक होता, अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर गरीबी दूर हो गई तो 20 साल गुजरात में आपकी सरकार। धन्यवाद, भाषण हो चुका है। वैसे Members, I'm sorry. No, nothing is going on record in that way. No bachan. If you want to ask him, then you can. No, I'm sorry. No, please, no. No, you can have only. आप बैठ तो जाइए, आप बैठ जाइए, प्लीज। आप बैठ जाइए। सभापति जी, 50 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं। मालूम है, मैं बता रही हूँ ना, प्लीज। बोलने के बाद कैसे भाषण? खड़गे जी, प्लीज।
प्लीज, आपको कोई एक क्लेरिफिकेशन पूछना हो पूछ सकते हो, भाषण नहीं दे सकते हो। यू कांट, नो, आप भाषण दे रहे हो, नो, भाषण नहीं हो सकता। आप पूछो ना, प्लीज, आई नो इट। भी रखना चाहिए। आप बोलो ना। आप जब बोलते हैं, अरे भाई, हम तो चुप बैठे, हम 1 घंटा तक 1 घंटा 1 घंटा आपको सुना है, 1.25 घंटा आपको नहीं सुना है, अब आप अचानक बेचैन क्यों हैं? आपको आई एम सॉरी, नथिंग। यू डोंट हैव एनी क्लेरिफिकेशन, आई एम नॉट अलाउइंग। इफ यू हैव, दैट इज सो। नो, नो, आई एम सॉरी, नो, आई एम सॉरी। इन नंबर ऑफ मेंबर्स, यू मत, खड़गे जी, 1 मिनट, नो, नो, he is not asking, no. भाषण नहीं चलेगा। प्लीज, 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 मेरा खड़गे जी, भाषण सबके हो चुके हैं, आपका भी। मैंने आपको इसलिए कहा था 1 मिनट। इफ यू हैव ओनली 1 क्लैरिफिकेशन यू कैन आस्क, बट नॉट ए भाषण। आई एम सॉरी। तो आप भाषण देना शुरू के, आपको कोई एक क्लैरिफिकेशन पूछना हो, आई हैव अलाउड यू, मगर भाषण नहीं। नो, आई एम सॉरी, भाषण नहीं, नो, नो। मैं क्लियर, मैं प्लीज, प्लीज, देखिए, बट आई हैव अलाउड हिम, देन हाउ कैन यू हैव ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर? नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन ही पूछ रहा था कि इसलिए कि किसी योजना के तहत अगर कोई इस देश में कार्यक्रम चलता है, ठीक है ना, तो ये 100 सालों से भी चलता है, 50 साल। जब आप भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो नो, नेचुरली वहाँ की गरीबी भी अभी भी दूर नहीं हुई। तो ये मनरेगा वही कार्यक्रम है जो कार्यक्रम गरीबों को ऊपर उठाने के लिए ये कार्यक्रम है। और आपने विजिलेंस कमीशन अब तक नहीं किया, आपने इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने जाके कौन करप्ट है, ब्लैक मनी किसके पास है, सबको आप घेर सकते हैं और सारी चीजें आपके पास। पढ़िए मैडम, पढ़िए। नहीं, बैठिए, बैठिए प्लीज, अब रहने दो ना, बैठिए। ए नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, आप बैठिए तो सही। माइक नहीं चल रहा है, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, तो काय के लिए आप चिल्ला रहे हो? आप क्यों चिल्ला रहे हो? माइक बंद है, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। यस प्लीज। A number of amendments have been moved by members to the motion of thanks. Shall I put all the amendments to the vote of House together? Yes, or does any honorable member? You? Yes. Yes, I have one amendment to move, and that amendment is. हो गया, कोई भाषण थोड़ी देना होते हैं। बस, yes. That amendment is relating to. Which one? 1 minute. 1 minute बरतो जी, मुलायम सिंह जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी प्रधानमंत्री जी, क्या किसानों पर कर्जा माफ करेंगे? जैसे उत्तर प्रदेश में अभी किसानों का कर्जा 16 से 16.5 करोड़ माफ किया है और एक कानून बना दिया है। प्लीज। अरे भाई, शोर में जाने से क्या दबा लोगे हमें? आपने सवेरे खोजा तभी तो दबा सकते हो, ये क्या बात हो गई? आप सब बने रहो, हम अकेले शोर में ताकि आपको नहीं बोलने देंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री चाहता हूँ कि जब तक किसानों का कर्जा माफ नहीं करोगे तो किसानों की जमीन नीलाम हो रही है और अमीर लोगों का कर्जा है वो किसानों से ले रहे हैं। तो हमने इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया 16.5 करोड़ और एक कानून बना दिया है किसान पर, चाहे सरकारी कर्जा हो, प्रधानमंत्री जी, चाहे किसान का सरकारी कर्जा हो चाहे गैर सरकारी,
किसानों की जमीन नीलाम नहीं की जा सकती है, ये हमने कानून बनवा दिया है उत्तर प्रदेश में और 16.5 करोड़ रुपया माफ कर दिया है। क्या आप ऐसा हिंदुस्तान के किसानों के लिए करेंगे? इस तरह का कर्जा माफ करेंगे किसानों का, पूरे हिंदुस्तान का? यस बटोरी मेहताब जी। मैडम ये सब्सिडी कब किए गए? मैडम I move You the tell only amendment number. No. Yes. one line. It is just Please. क्या? the amendment number 173. Yes. Please. Yes, amendment number you have to know. Amendment number 173 deals with, there is no mention in the address about the need to provide funds Yes. for development of tribal areas of Koraput, Rayagada, yes. Nabarangpur and Malkangiri, Kalahandi, Nuapara, It's Balangir, okay, Sonpur and Bargarh. This is the most neglected part of this country. When we talk about tribal area, it is only not northeast. There are large section of tribals who live in the central part of India, and that is the KVK region. I would expect the Prime Minister to have more attention to this region. Yes. Yes, you want to move your amendment? No. Yes, number बताओ. मेरा एक नंबर में बजाऊं। हाँ? एक पप्पाला ही मेरा है जी। अमेंडमेंट पे वोटिंग कर रही हूँ। अमेंडमेंट मेरा नंबर हमारा 1 है, हाँ 4 है, 5 है हाँ। और हमारा 15 है। नहीं वो सब पे आपको लोग जी वोटिंग। हम अलग से अपना हम रखेंगे, अलग से हमको अपनी बात करने दिया जाए। एक से 28 नहीं हम अलग से, हमारा 1 में हम अलग से लेंगे मैडम, हमारा अलग से, हमको ये राइट है मैडम, ये प्लीज मेरा राइट है। ये बताइए ना। एक अध्यक्ष महोदय, अरे नंबर बताइए। मैंने कहा कि 1, 4, 5 और 15। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभिभाषण में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का और साथ साथ जिसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि पूरब के राज्यों को हमें जो है देखना है, तो आज सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आज विशेष राज्य की दर्जा का घोषणा करे और पूर्वांचल को भी विशेष राज्य का दर्जा करे, उस इलाके के सभी प्रदेशों को। नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो भी हमारा इलाका है, जो बांका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पीने का पानी का घोर अभाव है, आदिवासी इलाका है। इसके मैडम नहीं बाबा छोड़ो ना, आपके नंबर लिख लीजिए। नो यस मैडम अमेंडमेंट नंबर I beg to move यस my amendments numbers 226 to 239, and I would like a division on amendment number 234, which says, but regret that there is no mention in the address about the need to maintain the secular fabric of the country, being threatened by incidents of Gharo Apsi and attacks on churches. Madam, he has lectured us on maintaining communal harmony. Please, that lecture should be addressed to RSS and the Vishwa Hindu Parishad and Praveen Togadia and Madam Speaker, I am also moving amendment number 142, 144, 154, 157. Madam, 144 is very important. There is no mention in the address about the making provision of reservation Madam Speaker, of scheduled caste and scheduled Madam tribes Speaker, in please. private sector. I am correct. every member has got every right Madam to move the Speaker, amendment. Madam. But there is no procedure for giving a speech. Madam, There is no procedure for speech. That has to be taken note. Madam, Otherwise, I will put Madam, all amendments forward. You can explain. Then why you are saying that? Madam, Only amendment. I am not going out, ma'am. नहीं Because parliamentary affairs I'm minister- sorry, no. Please sit down.
only tell me amendment number. That's all. That's all. It's also you have told it. It's okay. I have written. One amendment is very important, ma'am. One amendment. Then Madam, 144. There is no mention in the address about making provision of reservation of scheduled caste and scheduled tribe in private sector. That is very important, ma'am. Okay, okay. As far as scheduled caste and scheduled tribe is concerned, there is no job opportunity in private sector. Only Therefore, amendment number. this is very important matters. You please. Rajiv Sattav ji. अध्यक्ष जी धन्यवाद। नंबर अध्यक्ष जी बोलो, नंबर। महाराष्ट्र में अमेंडमेंट नंबर 29, महाराष्ट्र में किसान सूखे से परेशान है, 25,000 रुपए की हेक्टेयर मदद। Rajiv Sattav ji, you were not present at that time when the amendments were moved, so you can't say. Now your amendment is not moved. मैम I'm sorry, it is not here. So please. Now I shall now put amendment number 1, 4, 15, then 173. No. अलग-अलग तो बता दो। Then only first Bharturari Mehtab ji. Yes. Amendment number 173 by एक मिनट इसको करूँ Bharturari Mehtab ji 1 minute please. I shall now put amendment number 1, 4 and 15 moved by Sri Jaiprakash Narayan Yadav ji to the vote of the House. That I will. That amendment number no. That amendment number 1, 4 and 15 moved by Sri Jaiprakash Narayan Yadav be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the noes have it. The amendment is negated. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।